मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम आज कमेंट देखें आप लोगों का। बहुत बच्चा लोग कमेंट कर रहा है कि सर कौन सा बुक पढ़ें। तो ध्यान दीजिए कि बुक में अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं बायोलॉजी से पढ़ के, आपका मोटो है कि हम बायोलॉजी पढ़ के बायोलॉजी से रिलेटेड कंपटीशन में जाए निकालें, जैसे एग्रीकल्चर है, एमबीबीएस का टेस्ट, मेडिकल है, ठीक है, बी फार्मा है, तो आपके पास बाबू आपका बुक जो है वो भारतीय भवन का बुक आता है, वो भी अच्छा बुक है। लुसेंट का बुक आता है, वो भी अच्छा बुक है। आपके पास कोई बुक हो या ना हो बात की बात है, लेकिन एनसीईआरटी बुक आपके पास जरूर से मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि आप एनसीईआरटी बुक, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है, आप इंग्लिश में पढ़ पाते हैं तो आप बुक इंग्लिश में खरीद लीजिए। लगता है कि नहीं इंग्लिश कमजोर है, हम हिंदी में पढ़ेंगे, तो आप हिंदी में खरीदिए। तो आपके पास बायोलॉजी 11th का भले कितना हो बुक हो, भारतीय भवन भी रखे, आप लुसेंट भी रखे, आगे प्रदीप का बायोलॉजी आता है, दिनेश का आता है, एबीसी बायोलॉजी आता है, कोई बायोलॉजी आपके पास हो, वो माने नहीं रखता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक जरूर होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं, आप किसी भी दुकान पर जाइएगा, कहिए कि 11वां का 11th का हमको एनसीईआरटी बुक चाहिए बायोलॉजी। आपको अगर लग रहा है कि एनसीईआरटी के थोड़ा सा, क्योंकि एनसीईआरटी का हिंदी भी टफ होता है और इंग्लिश भी टफ होता है, लैंग्वेज थोड़ा उसका भाषा, तो लग रहा है आपको दिक्कत है, तो आप हेल्प बुक के रूप में, आप उसके लिए हेल्प बुक के रूप में भारतीय भवन भी ले सकते हैं, लुसेंट भी ले सकते हैं। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि एनसीईआरटी बुक बहुत जरूरी है। आप एनसीईआरटी बुक से अगर अच्छा से पढ़ गए, 11वां 12वां का अच्छा से बुक को पढ़ लिए, एक चैप्टर का कंसेप्ट ले लिए, तो आपका समझिए कि बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन का 80% तैयारी हो गई। आप 80% अपने आप को तैयार कर पाइएगा एनसीईआरटी किताब पढ़कर। वो बहुत जरूरी है। आपके पास एनसीईआरटी के अलावा और भी बुक है वो हो, ये अच्छी बात है, लेकिन आपके पास एनसीईआरटी जरूर होनी चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप बीच बीच में बताइए कहाँ नोट करना, नहीं नोट करना है। अच्छा ये बताइए, घर पर आप लोगों को खाना मिलता है, ठीक बाबू, तो मम्मी कहती है खाना खा लो बेटा, या खाना जो भी देता है, बहन खाना देती है, चाची खाना देती है, माँ खाना खा लो, तो खाना बोला जाता है खाने के लिए। आपको खाने के साथ गिलास में पानी दिया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि आके खाना खाते समय प्यास लगे तो पानी भी पी लेना, ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता है। मेरे का मतलब ये है कि आपको खाना दिया गया, साथ में गिलास में पानी दिया गया, आपको जो पानी की आवश्यकता होती है तब गिलास उठा के पानी पी लेते हैं। आगे पूछते हैं कि हम पानी पिए कि नहीं पिए। उसी तरह से बाबू आप लोग 9-10 पढ़ के आए हो सकता है आपके ग्रुप में अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 9-10 ठीक से नहीं पढ़ पाए, उनकी गलती थोड़ी है, और नहीं भी है इसलिए कि वो लोग जहाँ कोचिंग करते हैं, ट्यूशन करते हैं, वहाँ भी बायोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो थोड़ा सा बेसिक बात बाबू जानना जरूरी है। हो सकता है आप जाने, आपके दोस्त नहीं जाने, या आपका दोस्त कोई बात जानते हो आप नहीं जानते हो सकता है आपने सारा चीज़ पढ़ा और सब चीज़ आप भूल गए। तो बेसिक बातें जाननी जरूरी है। तो ये हम बेसिक बात बता रहे हैं आपको। अब उस बेसिक बात में आपको लग रहा है कोई चीज़ हम नहीं जानते हैं, भूल गए हैं, तो आप नोट कर लीजिए। वीडियो ध्यान से सुनिए, लगे कोई बात हम नहीं जानते हैं तो आप नोट कर लीजिए। इसमें कौन सी पूछने की बात है? अलग कि हम जानते हैं तो छोड़ दीजिए, बस सुन लीजिए, आपको याद हो गया, आपका रिवीजन हो गया। अलग कि हम ये चीज़ नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए बाबू। अभी तो हम आपका सिलेबस स्टार्ट किए नहीं है, बेसिक बात बता रहे हैं। बात समझ में है? तो ये कुछ समस्या है, हम देखें आप लोगों का कमेंट था, इसकी कोई समस्या नहीं। आप बुक एनसीईआरटी खरीदिए, अगर लगे कि हमको दिक्कत हो रहा है तो आप भारतीय भवन या लुसेंट कुछ भी खरीद सकते हैं। और रह गया नोट्स बनाने का, तो अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको लगे कोई चीज़ नहीं हम जानते हैं तो उसको आप क्या कीजिए कि नोट कर लीजिए। आप कोई बात नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देखिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट लिख के दे दीजिए। एक बच्चा का हम देखे हैं कि हम चर्चा किए थे, हम लोग जो जंतु कोशिका पौधा कोशिका के बारे में चर्चा किए थे, बोले थे आप लोग लिखिए, तो कुछ बच्चे लिखे, अच्छा लगा। तो आप लोग अपने कमेंट को चेक कीजिए, कमेंट बॉक्स में सबका रिप्लाई दिए, ठीक बाबू। तो आप पढ़िए थोड़ा सा, क्योंकि जब तक आपका 9-10 का कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, आपको बाबू 11th में बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि वही 9-10 की चीज़ को आप वहाँ जो थोड़ा थोड़ा पढ़ना था, 11 जो 9-10 में थोड़ा थोड़ा पढ़ना था, वो 11-12 में डिटेल से पढ़ना है। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे
तेजी से एक बार देख लेते हैं प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इसमें चर्चा हुआ था ना कि कल शायद एक चर्चा हो गया था कि पौधा कोशिका में कोशिका भीति यानी कि सेल वॉल पाई जाती है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहां बाबू क्या होगा, सेल वॉल अब्सेंट होता है, सेल वॉल अब्सेंट होता है। पौधा कोशिका और जंतु कोशिका में पहला अंतर बाबू क्या है, पहला अंतर है कि पौधा कोशिका में कोशिका भीति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भीति नहीं पाई जाती। कल चर्चा में बताए गए थे कि पौधा कोशिका के चलते, पौधा कोशिका जो कोशिका भीति के चलते पौधा कोशिका का आकार निश्चित होता है, बताए थे बाबू। कोशिका भीति के चलते पौधा कोशिका का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। पौधा कोशिका का आकार निश्चित होता है। क्यों कि कोशिका भीति जो है इसके चारों तरफ एक कड़ा और कठोर आवरण बना देता है। यह चीज वहां नहीं होता है, इसमें यह चीज बाबू एनिमल सेल में नहीं होता है, इसलिए जंतु कोशिका में नहीं होता है। इसलिए बाबू जंतु कोशिका का आकार निश्चित नहीं है। दूसरा चलिए, जंतु कोशिका में बाबू, पौधा कोशिका में खास अंग होता है लवक, प्लास्टिक। प्लास्टिक कहने तो क्या होता है, लवक। पौधा कोशिका में एक खास अंग पाया जाता है लवक, वो लवक प्रेजेंट होता है। और यहाँ लवक प्लास्टिड मतलब बाबू लवक, ये क्या होता है, यहाँ एब्सेंट होता है, लवक इसमें नहीं पाया जाता है। ये लवक क्या है, तो पौधा कोशिका का खास अंग है। लवक क्या है, पौधा कोशिका का खास अंग है। तो ये लवक नामक कोशिका का अंग पौधा कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब लवक के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे डिटेल। करो अब ये जो प्लास्टिक है ना, ये लवक, ये तीन तरह का बनाएंगे। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हिंदी बाबू क्या कहते हैं इसको, हरित लवक। दूसरा कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, इसको बाबू कहते हैं वर्णी लवक। ये लवक बाबू तीन तरह के होते हैं पौधा में। पहला हो गया हरित लवक, अंग्रेजी में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। दूसरा कहते हैं वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और तीसरा बाबू होता है अवर्णी लवक, अंग्रेजी में कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। हिंदी क्या होता है इसका, अवर्णी लवक। बात समझ में आ रहा है।
ये जो लवक क्या है बाबू, तो पौधा कोशिका का खास कोशिकांग है। पौधा कोशिका का खास अंग होता है लवक, ठीक है। ये लवक 3 तरह के पाए जाते हैं पौधा में। हरित लवक, इसे अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वर्णी लवक, इसे अंग्रेजी में क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अवर्णी लवक, इसे अंग्रेजी में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अब देखिए, जैसा कि इसका नाम है हरित लवक, ये पौधा को हरा रंग प्रदान करता है। पौधा में तना, पत्ता या पौधा का जो भी हरा रंग होता है, पौधा का जिस पार्ट का भी रंग हरा होगा, काहे होता है, तो हरित लवक के चलते। समझ में आया? तो ये पहला काम होता है इसका कि पौधा को हरा रंग प्रदान करता है। दूसरा बात बाबू, इसी हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसी हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक खास अंग पाए जाते हैं, इसे कहते हैं ग्रैनम। क्या कहते हैं? ग्रैनम। और इसी हरित लवक के ग्रैनम में यह क्षमता होता है कि सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा को यह अवशोषित करता है, सोलर एनर्जी को, और रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी कि इसका माने ये हुआ कि इसी हरित लवक के चलते पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन मदद करता है मुख्य रूप से? तो हरित लवक। बात समझ में आ रहा है? ये क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? ग्रीन। ग्रीन मतलब हरा। ये ग्रीन कलर देता है किसको? पौधा को। पौधा को ग्रीन कलर देता है, हरा रंग देता है। दूसरा किसका मदद करता है? तो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। फोटोसिंथेसिस माने प्रकाश संश्लेषण। क्या है प्रकाश संश्लेषण? कल डिटेल से चर्चा हुआ था। तो हरित लवक के चलते पौधा को हरा रंग मिलता है, और इसी हरित लवक के चलते पौधा प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। काहे? तो इसी हरित लवक के अंदर ग्रैनम पाए जाते हैं। एक को कहते हैं ग्रैनम और बहुत सारे को कहते हैं ग्रैना। और उस ग्रैना के हेल्प से इस सूर्य के प्रकाश से उपस्थित सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है, और उसके हेल्प से उसे रसायन ऊर्जा में बदलता है। यानी कि अपना खाना बना पाता है, अपना भोजन तैयार करता है। बात समझ में आई? जब हम डिटेल पढ़ेंगे वहां कोशिकांग तो समझ बताया जाएगा। यहां समझिए। दूसरा बाबू क्रोमोप्लास्ट, जैसा कि इसका नाम है वर्णी लवक। क्या नाम है? वर्णी लवक। तो कह रहे बाबू कि इसी वर्णी लवक के चलते पौधा को विभिन्न प्रकार के रंग मिलते हैं, हरा रंग छोड़कर। जैसे पौधा का फूल का लाल रंग होना, गुलाबी रंग होना, काला रंग होना, सफेद रंग मिलना, मतलब हरा रंग छोड़कर जितना भी दूसरा रंग मिलता है पौधा को, वो इसी क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक के चलते मिलता है। यानी कि क्रोमोप्लास्ट का क्या काम हुआ? तो इट प्रोवाइड different color to plant other than green. It provide different color to plant other than green. हरा रंग को छोड़कर पौधा को जो भी कलर मिलता है, विभिन्न प्रकार के जो अट्रैक्टिव कलर मिलता है, वो इसी क्रोमोप्लास्ट के चलते मिलता है। इसी क्रोमोप्लास्ट के चलते उसको डिफरेंट कलर मिलता है। तो आप कहिएगा कि सर इसका क्या महत्व हो सकता है पौधा में? तो जानते हैं, इसी क्रोमोप्लास्ट के चलते फूल का रंग काफी आकर्षित बन जाता है। आप देखते हैं बहुत तरह के फूल देखने में काफी सुंदर होते हैं, काफी भड़कीला रंग होता है, चमकीला रंग होता है। ये ऐसा जब फ्लावर होता है वो कुछ कीटों को, इंसेक्ट को आकर्षित करता है अपनी तरफ। कीट उसके कलर को देख करके आकर्षित होते हैं, जिसके चलते पौधा के जीवन चक्र में एक खास घटना होता है जिसका नाम है परागन। क्या नाम है बाबू? परागन। हिंदी में कहते हैं पॉलिनेशन। परागन हिंदी में, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन। तो वो इसके
जीवन चक्र में एक खास घटना होता है जो इसके बिना अपना जीवन चक्र कंप्लीट नहीं कर सकता, उस काम में मदद करता है। क्या? ये क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के चलते पौधा को हरा रंग छोड़कर विभिन्न प्रकार का रंग मिला, जिससे उसमें उसको कई तरह के चमकीले रंग मिले, जो इसके चलते मतलब आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली अपरोक्ष रूप से ये परागण प्रक्रिया में मदद करता है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? इट प्रोवाइड डिफरेंट कलर टू प्लांट अदर देन ग्रीन। It provide different color to plant other than green. It provide different color to plant other than green. कौन? क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा जैसा कि इसका नाम है अवर्णी लवक, ये रंगहीन होता है, कोई वर्ण तो ऐसे भी होता है रंग। अवर्णी लवक कैसा है? तो ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। ये कैसा होता है? कलरलेस। कलरलेस माने बाबू ये रंगहीन होता है, बिना किसी वर्ण का होता है। नाम है अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ल्यूकोप्लास्ट। तो फिर इसका क्या महत्व है? तो कह रहा है कि पौधा के जड़ वाले रीजन में पाया जाता है, रूट वाले रीजन में पाया जाता है। रूट मतलब जड़, ROOT। ये पौधा के रूट वाले रीजन में पाया जाता है और ये भोजन के संग्रहण में मदद करता है, भोजन इकट्ठा करने में मदद करता है। ये कहां प्रेजेंट होगा? तो इन रूट रीजन, ठीक है। रूट रीजन जड़ वाले क्षेत्र में पाया जाएगा और किसका मदद करेगा? फूड स्टोरेज में, फूड स्टोर करने में, भोजन के संग्रहण में मदद करेगा। फूड स्टोरेज, भोजन को इकट्ठा करने में या फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। बात थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो बोलना। पौधा में लवक कितने तरह के दिखाई पड़ रहे हैं? 3 तरह के। कौन कौन? पौधा में लवक क्या है? सबसे पहले तो पौधा कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। लवक क्या है? पौधा कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब ये लवक बाबू 3 तरह के देखे जाते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। हरित लवक, जिसे अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसी के चलते पौधा का रंग हरा होता है और यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में मदद करता है। काहे मदद करता है? तो इस हरित लवक के अंदर खास अंग होते हैं ग्रैना या ग्रैनम, जिसके हेल्प से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और उसे भोजन बनाने में काम लाता है। दूसरा है वर्णी लवक, जिसे अंग्रेजी में क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ये पौधा को हरा रंग छोड़ करके और दूसरा सारा रंग देता है। यानी कि आपको विभिन्न रंग के जो फूल दिखते हैं वर्णी लवक के चलते। तो ये आप कह सकते हैं कि अपरोक्ष रूप से, अपरोक्ष मतलब इनडायरेक्टली, इससे परागण क्रिया मदद मिलती है। तीसरा है अवर्णी लवक। ये कह रहा है कैसा होता है? ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है और पौधा की जड़ वाले क्षेत्र में पाया जाता है, भोजन के संग्रहण में मदद करता है, भोजन को इकट्ठा करने में मदद करता है। बात समझ में आया? अब आप कहिएगा देखिए हम लोग अब ये रिवीजन कर रहे हैं, तो 9th-10th में हो सकता है 9th में पढ़ना हो, नहीं भी पढ़ना हो तो अगर आपको लगे ये 3 बात हम पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको लगे कि हम नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर जाइए रफ में। इसमें बाबू कौन बताने वाली बात है कि सर हम क्या नोट करें, कौन छोड़ दें। अगर आपको लग रहा है कि हम पहला आंसर जानते हैं तो अच्छी बात है, छोड़ दीजिए। लग रहा है दूसरा आंसर नहीं जानते हैं तो उसको नोट कर जाइए, उसको याद कर जाइए, क्योंकि इतना ही बात आपको फिर 11th में भी पढ़ना है, इससे ज्यादा हम बताएंगे भी नहीं। बात समझ में आ रहा है? अब हम मिटाते हैं इसको। आप इसको चाहे तो आप लिख लिए तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे तो इसका आप स्कैन ले लीजिए, ठीक है। अब तीसरा आंसर अब हम लोग देखते हैं।
तीसरा अंतर क्या है? तो पौधा कोशिका में एक खास अंग है सेंट्रोसोम, वो नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम, CENTROSOME, सेंट्रोसोम, जिसे हिंदी में कहते हैं तारक काय। क्या कहते हैं? तारक काय, सेंट्रोसोम या तारक काय। ये पौधा कोशिका में बाबू नहीं पाया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सेंट्रोसोम के अंदर पाए जाते हैं सेंट्रियोल। क्या पाए जाते हैं? सेंट्रियोल। इसके अंदर जिसके हेल्प से तरकु तंतु या स्पिंडल फाइबर बनते हैं, जो कोशिका के विभाजन में मदद करता है। बताया था बाबू कि हम लोग बहुकोशिकीय सजीव हैं। हाथी भी बहुकोशिकीय सजीव है, पीपल का पेड़ भी बहुकोशिकीय सजीव है। लेकिन सोचिए कि हमारे जीवन का शुरुआत एक कोशिका से हुआ था। हमारे जीवन का शुरुआत किससे होता है? एक कोशिका से। किसी भी सजीव के जीवन का शुरुआत। अब हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ों कोशिकाएं हैं, तो कैसे एक कोशिका से जीवन शुरू हो गया, करोड़ों कोशिका बन गया? तो कोशिका विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? कोशिका विभाजन। 1 से 2 कोशिका बना, 2 से 4 बना, 4 से 8, 8 से 16, 16, 32, 64, 128, 256, इस तरह से क्वेश्चन 10 से 24 बनते गए। तो कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सेंट्रोसोम मदद करते हैं। कैसे? तो इसमें पाए जाते हैं सेंट्रियोल, जिसके हेल्प से बनता है स्पिंडल फाइबर, तरकु तंतु, और इस तरकु तंतु की मदद से कोशिका विभाजन में मदद मिलता है। तो यह खास अंग यहां मतलब पौधा कोशिका में नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। और यहां सेंट्रोसोम बाबू क्या होता है? सेंट्रोसोम इसमें पाया जाता है। कोई दिक्कत? चौथा देखिए, वो कि पौधा कोशिका में, आप देखिएगा बुक में या आप नेट पर देख रहे हैं तो आप गूगल में जाके देख सकते हैं कि पौधा कोशिका में क्या होता है। कि पौधा कोशिका में बाबू आप बात कीजिएगा, कि पौधा कोशिका में, जो पौधा कोशिका के अंदर रिक्तिकाएं जिसे कहते हैं वैक्यूल्स, ये बड़े आकार की होती हैं। रिक्तिकाएं जो होती हैं ये बड़े आकार की होती हैं। पौधा कोशिका में रिक्तिकाएं बड़े बड़े आकार की होती हैं और ज्यादा संख्या में होती हैं। पौधा कोशिका में रिक्तिकाएं एक अंग है, पौधा कोशिका का अंग है, इसे क्या कहते हैं? रिक्तिकाएं। अंग्रेजी में कहते हैं वैक्यूल्स, VACUOLES, VACUOLES, वैक्यूल्स। ये सारे जो दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये सारे क्या है? रिक्तिकाएं। तो कह रहे हैं कि पौधा कोशिका में रिक्तिकाओं की संख्या ज्यादा होता है और बड़े आकार की होती है। हिंदी में कहते हैं रिक्तिकाएं। ठीक है, तो ये रिक्तिकाएं जो होती हैं पौधा कोशिका में, ये कह रहा है बड़े आकार की होती हैं और ज्यादा संख्या में होती है, वैक्यूल्स। जिसके चलते इनका केंद्रक जो है, ठीक है, इनका ये जो केंद्रक है, केंद्रक क्या बाबू है? केंद्रक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ? केंद्रक। तो कह रहा है जिसके चलते इनका न्यूक्लियस या केंद्रक बीच में रह करके, सेंटर में ना रह करके किनारे हो जाता है। समझ आ रहा है? पौधा कोशिका में कह रहा है कि इनमें रिक्तिकाओं की संख्या ज्यादा होती है, ये बड़े आकार के होते हैं, जिसके चलते इनका केंद्रक बीच में न रह करके लगभग किनारे हो जाता है। अगर हम पौधा कोशिका का बात करें, सॉरी जंतु कोशिका का बात करें, तो जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं तो होती हैं, लेकिन उनके तुलना में कम होती हैं और छोटे आकार की होती हैं। तो इसके चलते रिक्तिकाएं होती हैं लेकिन कम संख्या में होती हैं और छोटे आकार की होती हैं। तो जंतु कोशिका में केंद्रक लगभग सेंटर में रहता है। समझ में आ रहा है? जंतु कोशिका में बाबू केंद्रक क्या होता है? लगभग कोशिका के बीच बीच में रहता है, लगभग सेंटर में रह पाता है। ऐसा क्या होता है कि इसमें जो रिक्तिकाएं होती हैं इनकी संख्या भी कम होती है और ये छोटे आकार वाली। समझ में आ रहा है कि इनमें रिक्तिकाएं छोटे आकार की होती हैं, कम संख्या होती है, इसलिए इनका केंद्रक लगभग बीचों बीच में रह जाता है। तो आप याद लिख सकते हैं। चौथा आंसर क्या लिखिएगा? लिखिएगा कि वैकुल्स आर वैकुल्स मतलब बाबू रिक्तिकाएं आर मोर इन नंबर वैकुल्स आर मोर इन नंबर एंड लार्ज इन साइज। तुम रोल नंबर जीमेल डाल दिया। क्या लिखा हुआ है? वैकुल्स आर मोर इन नंबर, रिक्तिकाओं की संख्या ज्यादा होती है और आकार में बड़े होते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा ना, 2 दिन 4 दिन बाद तुम्हारा डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, बनाओ, मैसेज कर देना मुझे कि वैकुल्स आर less in number and small in size। ठीक है बाबू? वैक्यूल्स आर मोर इन नंबर एंड लार्ज इन साइज। यहाँ रिक्तिकाओं की संख्या ज्यादा होता है, ये बड़े आकार के होते हैं, और यहाँ वैक्यूल्स कम संख्या में होते हैं और छोटे साइज के होते हैं। इसीलिए यही कारण है कि इनमें रिक्तिकाओं की संख्या ज्यादा है, बड़े आकार के हैं, तो केंद्रक को किनारे की ओर पुश कर देते हैं। किनारा बीच में नहीं रह पाता है, केंद्रक किनारे पुश हो जाता है। और यहाँ पर रिक्तिका की संख्या कम है और ये छोटे आकार के हैं, तो लगभग केंद्रक बीचों बीच में रहता है। ये बाबू ऐसा नहीं है कि इतना ही अंतर है, ये हम बेसिक अंतर बता रहे हैं जो हम लोगों को 9th में ही पढ़ लेना था। ठीक है बुआ, ये हम लोग बेसिक अंतर बता रहे हैं जिसे हमें 9th में ही पढ़ लेना था, वो चीज हम रिवीजन कर रहे हैं। अब आपको देखिए कि आपको अब लग रहा है हम बात जानते थे पहले से, तो बहुत अच्छी बात है।
आप कल कमेंट में लिखिए कितने लोग इस बात को जानते हैं, ईमानदारी से लिखिएगा। और आपको लग रहा है कि हम इसमें से जैसे आप चारों बात आप जानते हैं पहले से, तो यू आर बेस्ट स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी। अगर आप जानते हैं कि 3 को जानते हैं तो यू आर वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी। अगर आपको लग रहा है कि इसमें हम 2 पहले से जानते हैं तो यू आर गुड स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी। तो आप देखिए ये हम लोग चूंकि जो 9th में पढ़े उसका रिवीजन कर रहे हैं। जब हम लोग यहाँ 11th में पूरा साइटोलॉजी पढ़ जाएंगे, साइटोलॉजी मतलब पूरा कोशिका संरचना पढ़ जाएंगे, जंतु कोशिका, पौधा कोशिका, सारा संरचना पढ़ जाएंगे, कोशिका विभाजन पढ़ जाएंगे, तो इसमें बहुत सारा अंतर देखने को मिलेगा। 10 से ज्यादा अंतर हम लोग जानेंगे, खुद हम तो सारा अंतर जान जाएंगे। ये बेसिक अंतर है। बात समझ में आ रही है आपको? तो अब हम लोग बाबू देखेंगे, ये हम लोग का हो गया। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अब तक? हम लोग पढ़े क्या? हम लोग पढ़े कि बायोलॉजी का परिचय हम लोग पढ़े, जीव विज्ञान क्या है, कितने प्रकार का होता है। हम लोग जीव विज्ञान नहीं, हम लोग शुरू किए हैं कहाँ से बाबू? हम लोग शुरू किए हैं विज्ञान क्या है, विज्ञान के कितने ब्रांच हैं। फिर हम लोग पढ़े हैं कि जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान के कितने ब्रांच हैं, और सजीव निर्जीव में हमने अंतर देखा था। कल हमने जंतु पौधा में अंतर देखा था, फिर हमने पौधा कोशिका जंतु कोशिका में अंतर देखा, और हमने यूकेरियोटिक सजीव और प्रोकैरियोटिक सजीव के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? अच्छा, इस सेल के आधार पर अब जैसे कि हम लोग सेल का चर्चा कर रहे थे, तो यही सेल जंतु का बात करें तो जंतु में सेल से क्या बनता है बाबू? इन एनिमल एनिमल में सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। एनिमल में सेल के समूह से क्या बन जाता है? टिश्यू मतलब उत्तक। अब यहां एक प्रश्न है कि मान लिया जाए 5 लड़के हैं सड़क के किनारे जो बकरी चरा रहे हैं, और 5 लड़के हैं जो एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो क्या जो हर तरह के लड़कों को कहा जाएगा बायोलॉजी के स्टूडेंट? नहीं कहा जाएगा। बायोलॉजी के स्टूडेंट का मतलब क्या होगा? बायोलॉजी के स्टूडेंट उस स्टूडेंट को कहेंगे जिसके बैग में कम से कम बायोलॉजी का किताब हो, या जिसके पास बायोलॉजी की थोड़ी बहुत जानकारी हो, वही तो बायोलॉजी का स्टूडेंट हुआ। जिसके पास बैग में बायोलॉजी का बुक नहीं हो, बायोलॉजी की जानकारी नहीं हो, उसे हम बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं कहेंगे। ठीक उसी तरह से किसी तरह की कोशिका के समूह से उत्तक नहीं बनेगा, किसी तरह की कोशिका उत्तक नहीं बना देगा। यहाँ है कैसा कोशिका, तो आप पढ़े होइएगा, ये आपको याद होगा, जिसकी संरचना समान हो, उत्पत्ति समान, समान संरचना और उत्पत्ति वाले कोशिका के समूह जो मिल करके खास काम को करते हैं उसे उत्तक कहते हैं। समान संरचना और उत्पत्ति वाले कोशिका के समूह जो मिल करके खास काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो इम्प्लांट में भी प्लांट में भी बाबू सेल से टिश्यू बनता है। यहां भी वही परिभाषा है, यहां भी समान संरचना और उत्पत्ति वाले कोशिका के समूह मिलकर के टिश्यू बनाएंगे। अब देखिए, क्योंकि ये जंतु कोशिका अलग है, पौधा कोशिका अलग है, तो जंतु उत्तक भी अलग हो जाएगा और पौधा उत्तक भी अलग हो जाएगा। तो आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि बाबू समय ऑनलाइन में बहुत कम रह रहा है, हम लोग को बेसिक बात जाननी है। तो आप लोग होमवर्क दे रहे हैं कि आप लोग जंतु उत्तक क्या है, कितने प्रकार का होता है, थोड़ा बहुत पढ़िए, कमेंट में देखेंगे। और पौधा उत्तक क्या है, कितने प्रकार का होता है, हम थोड़ा कल इस पर चर्चा करेंगे। और थोड़ा आप लोग पढ़िएगा, आप कोई दिक्कत तो बोलिएगा। कल आप लोग दोनों टॉपिक पढ़िएगा, जंतु उत्तक क्या है, कितने प्रकार का होता है, पौधा उत्तक क्या है, कितने प्रकार का होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।